आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो नेशनल इंडिया न्यूज नेटवर्क है वो हमारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर यानी एक मुकाम तक पहुंच चुका है। ये आप लोगों का प्यार, ये आप लोगों का मोहब्बत, ये आप लोगों का सराहना ही जो है हमें हिम्मत देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि एनआईएन भारत के उन करोड़ों दबे और वंचित लोगों की आवाज है जिनका सदियों से एक लोकतांत्रिक समाज में जीने का सपना आज भी अधूरा है। यह संघर्ष रत भारत है, लेकिन उनका जीवन संघर्ष और उनकी वेदना जो मनुवादी मीडिया और अखबार चैनल जगह नहीं देते हैं, उनकी आवाज हम बुलंद करते हैं। इसी मुद्दे को हम बारीकी से समझेंगे, क्यों नेशनल इंडिया न्यूज क्यों खड़ा करना पड़ा जो बहुजन मीडिया है, और कई जो लोग हैं जो लिबरल मीडिया की बात करते हैं, इसको भी हम बारीकी से समझेंगे। आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, नूरुल जो पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, और डॉक्टर मनीषा बांगर जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक और एनआईएन न्यूज नेटवर्क के फाउंडर भी है, वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सर से मैं करना चाहूंगा, सर आप हमारे चैनल पे लगातार आते रहे हैं, हमारी जो ये उपलब्धि है आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर होना आज के जो प्रतियोगिता भरा दौर है उसमें, और जो मुख्य जिसको हम लोग मनुवादी मीडिया जिसको कहते हैं, कथित मेनस्ट्रीम जो मीडिया है, उनके पास जिस तरह से साधन है, जिस तरीके से धन दौलत है, और बल्कि एक ही मालिक के सब हाथ में वो जा चुके हैं, तो उस दौर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। और इसका श्रेय निश्चित तौर पर, चूंकि ये एक पत्रकारिता और सही अर्थों में पत्रकारिता युक्त मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये सारे SC ST OBC लोगों की एक उपलब्धि है। लेकिन इसके बारे में अब उसको किस नजरिए से देखते हैं और इस तरह को ये सफर कैसे शुरू हुआ और क्या क्या मुश्किलें आई, ये मुझे लगता है कि चूंकि मनीषा जी खुद इस चर्चा में शामिल हैं, जो नेशनल इंडिया न्यूज की संस्थापक हैं, तो बेहतर होगा कि मनीषा जी आप बताएं कि आप ये 2 मिलियन सब्सक्राइबर के मुकाम के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? धन्यवाद सद्दाम, धन्यवाद महेंद्र जी आपके इन शब्दों के लिए। और मैं इस वाकई में बहुत खुशी का मौका है और बहुत खुशी की बात है कि इस मकाम तक आप पहुंचे हैं। हालांकि ये एक सफर है और ये एक सीढ़ी है, इसके आगे बहुत बड़ा लंबा सफर है और उसमें चुनौतियां आती रहने वाली है। लेकिन किस वजह से मैंने इसमें पदार्पण किया और क्या चुनौतियां रही और कैसे यहाँ तक पहुंचे, उसका वो पूरी तरह से एक बहुत लंबा सिलसिला होगा बताने का। लेकिन अगर संक्षिप्त में कुछ कहना अगर है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत इसकी वहीं से हुई कि जब पिछले 7-8 सालों में और खासकर 2014 से हम देख रहे थे मीडिया का जो स्वरूप, और मीडिया का वो स्वरूप दिखकर जो बहुजनों के ऊपर प्रताड़न हो रहा था, उसमें जिन चैनलों के ऊपर हमारा भरोसा था कि ये हमारी बात करेंगे और उनके ऊपर का भरोसा एक जैसे कोई दगा दे देता है, जैसे कोई भरोसा तोड़ देता है, इस तरह के जब एक्सपीरियंसेस आने लगे तब वो पूरा सारा भ्रम टूटता चला गया और फिर तुरंत ही कुछ ही महीनों में हमको ये ज्ञात हो गया। उसके पहले तो हम सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य और हमारा प्रोफेशनल कार्य जो कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर करती रही, लेकिन बामसेफ के तौर पर जुड़ी होने के वजह से सामाजिक मेरा कार्य बहुत रहा देश विदेश में। और ये मीडिया का रहना और मीडिया का होना ये लगातार ये अंडर करंट रहा है। BSP के का जो राजनीति हमने देखी थी उसमें से भी बहुत कुछ सीखा था। तो मीडिया होना चाहिए देखा, लेकिन जब मैंने 2014 और 15 में जो प्रताड़नों का दौर चला बहुजनों के ऊपर, SC के ऊपर, OBC के ऊपर और STs के ऊपर और मुस्लिम लोगों के ऊपर, तो मैंने देखा कि हमारे सबके सब लोग लिबरल मीडिया की तरफ भागे जा रहे हैं। और मुझे लगा कि हाँ शायद हो सकता है, क्यों ना, क्योंकि वो हमारी बात कर रहे हैं शायद। और तब दिल्ली में ये सब चल रहा था तो मुझे
इसका इल्म उतना नहीं था, लेकिन जब कुछ ही महीनों में मैंने देखा कि ये तो काफी गुमराह करने के वाली बात करते हैं, ये वाकई में अपना ही एजेंडा चलाते हैं और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि बहुजन और मुसलमान और माइनॉरिटीज उनके पीछे आए, उनको हीरो बनाए, उनको अपना सर्वहारा समझे, उनको अपना लीडर समझे। उनका एक ही मकसद है और वो पूरा काबिज करके रखे। कोई ऑटोनॉमी नहीं है इसमें बहुजनों की। ये जब मेरे ध्यान में आया तब मैंने वह एक चीज ये किया और मैं लगातार बोलती चली गई और फिर तुरंत ही सोच लिया कि हमको जो भी प्रावधान, जैसे कि सोशल मीडिया तब पनप रहा था, खुल रहा था, तब नेशनल दस्तक एक ही चैनल था उस वक्त बहुजनों का, जो कि जाना माना लोग जानने लगे थे, बाकी बहुत कम थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हमने ये शुरू करना चाहिए और वहां से इसकी शुरुआत हुई। किस तरह से ये दूसरे चैनलों से अलग रहा, मेन स्ट्रीम से तो खैर अलग रहा ही, और लिबरल मीडिया के से भी अलग रहा और बाकी के जो बहुजन वॉइसेस थे उनसे भी अलग रहा नेशनल इंडिया न्यूज, क्योंकि मैंने शुरुआत ही हमारे जो बहुत सीनियर बहुजन स्पेस के पत्रकार लोग, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं कि जैसे दिलीप मंडल जी और भी कई तमाम लोग, उन लोगों से मैंने सलाह मशवरा किया और ये चैनल कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो डॉक्टर और सामाजिक क्षेत्र मेरा, तो ये मेरे लिए सारा बहुत कुछ नया था। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया, लेकिन वो बहुत कॉशियस भी रहे, वो मेरे लिए डरते थे तमाम लोग कि आपको पता नहीं जमेगा कि नहीं जमेगा, पॉसिबल होगा कि नहीं, और आप इसके लिए तैयार रहिए कि इसको 1-1.5 साल में बंद करना पड़ेगा। तो मैं उनको मैं हंस देती थी कि बंद करने का तो सवाल नहीं, आगे आप बताइए क्या करना है, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। तो यह वो एक जज्बा था उस वक्त, और मुझे जब जिन लोगों ने साथ दिया, उनका भी ये जज्बा मेरे साथ बरकरार था। उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब कभी भी मैं इसकी फहरिस्त में लिखूंगी, इसके बारे में जब कोई किताब आएगी और मेरे अनुभव मीडिया को लेकर आएंगे, तो तमाम उन लोगों का नाम उसमें होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तीसरी बात जो हमने बहुत अलग रखी है वो है कि ये धारणा ही लेके चले, और उन लोगों के साथ चर्चा के वक्त के मेरे पास यही रहता था कि शेड्यूल कास्ट लोगों के ऊपर या सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर का प्रताड़न, ये हमारा कोई मेन ये नहीं है, मेन बिंदु नहीं है। हमारा मेन बिंदु है कि बहुजनों की आवाज आनी चाहिए। SC ST ओबीसी लोगों को में बहुत गुमराह होने वाले लोग हैं, माइनॉरिटीज में सारे के सारे ब्राह्मण मीडिया के ऊपर डिपेंड रहने वाले लोग हैं, इनको वैसे कहाँ से वैसे निकाला जाए। तो ये मैं इस चीज को लेके चलती रही। और फिर आखिरी में मैंने हमेशा, चाहे मैंने टीआरपी की कोई, खैर टीआरपी तो नहीं, लेकिन व्यूज की मैंने परवाह नहीं की, मैंने वीडियोस चलने की परवाह नहीं की, वहां पर उस वक्त क्या सेल हो रहा है, क्या बिक रहा है, उसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन कुछ कुछ चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा फर्म तरीके से, कन्विक्शन के साथ में काम किया, और वो ये था कि जो चीजें SC ST OBC के बीच में दरार पैदा करती थी, उनको मैंने उनको अवॉइड कर, उन नॉमेनक्लेचर को, उन नामांकन को, उन शब्दों को, उन चीजों को, उन मुद्दों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, और एक यूनिफाइड आइडेंटिटी और यूनिफाइड और एक साझा, जो एक साझी विरासत, साझी आवाज, और साझी आवाज के साथ साझे मुद्दे बढ़ाने की जो बात करनी थी, वो मैंने करी, और हमारे साथ सभी तमाम लोगों ने हमारा उसके लिए साथ दिया। एक चीज का श्रेय मैं बताना चाहूंगी और जरूर लेना चाहूंगी। तो उस वक्त के बहुजन, तथाकथित बहुजन मीडिया के चैनल्स भी बहुजन शब्द का उपयोग नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि दलित वर्ड चलता था, शेड्यूल कास्ट नाम भी नहीं लेते थे। उस वक्त हमने तमाम लोगों के बीच में बहुजन शब्द को स्थापित किया, प्रस्थापित किया, और यही बात फिर जब आगे बढ़ी तो यहाँ तक भी हुआ कि जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब विषय चला, और भी आउट ऑफ इंडिया विषय चला, लोगों के बीच में विषय चला, तो इस बात को हम बताते रहे और वो भी मानते रहे कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अलग कदम आपने, और बहुत ज्यादा हिम्मत का कदम आपने लिया। तो ये सफर रहा अब तक का। और जो आप कह रहे थे कि संसाधनों की कमी, और संसाधन बहुत लिमिटेड है, वो तो है ही, वो तो बहुजनों के बीच में की बात होती है, वो मेरे साथ भी रही, हमारे साथ भी रही, लेकिन उन चुनौतियों को भी पार करके हम अब यहाँ तक आए हैं। तो आने वाले दिनों में जाएंगे साथ, आप सबके साथ में। ये इतना मैं कहना चाहूंगी। जी, अभी तो देखिए, एक काफी एक नाम हो चुका है, एक अपनी विश्वसनीयता भी नेशनल इंडिया न्यूज की बन चुकी है,
इसके आगे कहाँ इसको ले जाना चाहते हैं, आगे की योजनाएं क्या है उसमें, या मैं थोड़ा सा और सवाल को स्पेसिफिक कर दूं। जो मुख्य चैनल हैं, जो बड़े चैनल हैं, जो नामी चैनल हैं, उनमें तो खबरें भी रहती हैं, हालांकि खबरें लगातार कम हो रही हैं, रिपोर्टिंग लगातार कम हो रही है, वो भी केवल शाम के समय बैठ के एनालिसिस और डिबेट पर ही ज्यादा जोर देने लगे हैं। डिबेट चर्चा और ये सब तो हमारे यहाँ भी सब होता ही है, लेकिन जो मूल खबरें भी हमारे पास में आनी चाहिए। तो ये क्या लगता है, कब तक ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे कि हमारे यहाँ से एक निश्चित समय पर हर घंटे में या दिन में 2 बार 3 बार कुछ बुलेटिन भी जाने लगे? ऐसी क्या अभी कोई संभावना दिख रही है आपको क्या? हाँ जी, देखिए एक समय था जब वह लोग एजेंडा सेट करते थे और वह लोग कौन सी न्यूज जाएगी वो डिसाइड करते थे। बहुजन मीडिया आज सच अभी इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज सवर्ण मीडिया बहुजन मीडिया से लीड लेता है और वहां से वो अपने न्यूज बनाना शुरू कर दिया है काफी हद तक, और ये एक हमारे एक तरह से हमारी जीत ही है। हाँ, इसमें भी लेकिन उनके पास साधन संसाधन ज्यादा होने की वजह से वो ओवररूल कर जाते हैं। लोग देखने वालों को नहीं पता चलता कि एक न्यूज का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से चली है, उनको लगता है जैसे कि वही बोल रहे हैं। तो इन चीजों को भी जब हमारा कार्यक्रम और हमारे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो चीज हमारे लोगों में ये बैठ जाएगी। अब बिल्कुल ये आपका सवाल बहुत ज्यादा वाजिब है कि ये कैसे होगा। तो देखिए मुझे लगता है कि 2-3 चीजों में नेशनल इंडिया न्यूज बहुत ज्यादा इमीडिएटली प्रायोरिटी पे काम कर रही है, और वो है कि अपनी ओरिजिनल स्टोरीज होना और तहकीकात करके स्टोरीज होना, लीड मिलना। कहीं घटना कहीं हुई है तो उसके लिए जो नेटवर्क चाहिए है, वह नेटवर्क अभी संगठनात्मक तौर पे जैसा होता है वह मीडिया के तौर पे होना अनलेस एंड अनटिल करोड़ों में संसाधन है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीका हमने इजाद किया है कि बहुजन स्पेस के अंदर जितने भी लोग इस तरह से काम करना चाहते हैं उनका एक फोरम बनाया जाए, और जिस तरह से ANI, PTI यहाँ से तमाम लोग अपनी अपनी न्यूज उठाते हैं और वहां से लीड लेते हैं, तो बहुजनों का भी एक ऐसा फोरम होगा और होना चाहिए और होगा। हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं जहां से वहां पर फीडिंग आती रहेगी, हमारा तालमेल सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन और हमारे लोगों के बीच के संगठनों के बीच में रहता रहेगा, और वहां से फिर हम लोग उसको उठाते रहेंगे। यह एक है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग उसको एक तरह से, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो ये होगा कि इस तरह का जो नेटवर्क बनेगा उस तरह से जो आप जिस चीज को कह रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगा। इसके अलावा हम लोग जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वह एक बहुत बड़ी कमी रही है तमाम पूरे बहुजन स्पेस की, उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट करके, जिसकी की शुरुआत हो चुकी है, हमारे बहुजनों के बीच में जो जर्नलिस्ट लोग हैं उनको ट्रेन करना और तमाम तरह के जर्नलिज्म में लोगों को, युवाओं को ट्रेन करना। अभी तो यह हुआ है कि टीम के अंदर जो एक आप कह रहे हैं मिशनरी जील जो है उसके बलबूते पे होता रहा, और लेकिन इसको अगर बरकरार रखना है, अगर सामाजिक न्याय और सामाजिक तरीके से सही मुद्दे उठाने हैं तो उस तरह के लोगों की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो वह हम लोग अमल में लाने वाले हैं, इतना मैं फिलहाल बता सकती हूँ। आपने एक बात कही है उसके पहले कि एक मीडिया था, लिबरल मीडिया कहें या इसको जो कहें, उससे काफी उम्मीदें थी, और लेकिन 2014 के बाद से उससे यहाँ से आपको महसूस हुआ कि ये तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, हमारी लीडरशिप अपने पास में रखना चाह रहे हैं। नूरुल हुदा जी काफी देर से बातचीत में सुन रहे हैं ध्यान से, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मीडिया में ये जो एक भक्ति काल के बीच काल जो चल रहा है, इसके बीच में कई नाम ऐसे आए हैं जो एकदम अपने आप को बड़े क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में पेश कर रहे हैं। 3-4 नाम ऐसे हैं जो अपने आप को मतलब बड़े क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में शो कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो ये जो
सरकार के खिलाफ वही मजबूती से खड़े हुए हैं। तो क्या क्या माना जाए अगर ये पत्रकारिता, मतलब जिस तरीके से ये लोग 4-5 नाम हैं सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं, सरकार के विरोधी होने का भी तमगा अपने ऊपर लगाए हुए हैं, तो क्या ये मतलब इनके रूप में क्या माने कि ये पत्रकारिता जिंदा है? ये जो 4-5 लोग हैं, क्या ये पत्रकारिता जिंदा रखे हुए हैं? इससे आप सहमत होंगे हैं क्या? मैं सबसे पहले एनआईए टीम को बधाई देना चाहता हूं और खास करके मैम को, जिनके अथक प्रयास से 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचे हैं। इन 5 सालों में एनआईएन को इन्होंने जो मुकाम दिया है उसके लिए मैं मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को। आपने सर जो सवाल किया, जो ये 4-5 पत्रकार है जिन्होंने बोला जाए तो ठेठ भाषा में ठेका ले रखा है जी, कोई कुमार, कोई वाजपेयी, कोई शर्मा, 3-4 लोग लगे हैं ये। मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने ये 4 लोगों ने ठेका ले रखा है। ठीक है, इनकी पत्रकारिता अपने जगह पे सही है, ये सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन हर उन मुद्दों पे इनकी खामोशी खलती है जिस पे इन्हें बोलना चाहिए और जिस पे ये नहीं बोलते। अब जैसे बहुजनों के मामले पे इनकी ज्यादातर खामोशी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बहुजनों के मामले होते हैं जिन पे ये कभी खुल के नहीं बोलते, ना ही लिखते हैं। सरकार से सवाल तो बहुजन भी करते हैं और अपनी परेशानियां भी सामने रखते हैं। तो हम इनको एक तरह से निष्पक्ष मीडिया नहीं मान सकते हैं। ये भी सिर्फ अपने एजेंडा के लिए ही काम करते हैं, चाहे वो आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ नाम भी ले लेता हूँ, रवीश जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन उनकी भी पत्रकारिता कुछ मामलों में आप देखिएगा तो सीमित होती है। अब उनसे अगर आप इस मुद्दे पे बात कीजिएगा तो वो बोलेंगे कि सब तो जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी है। भैया, जब सारी जिम्मेदारी आपने नहीं ले रखी है तो फिर आप क्यों ये तमगा ले रहे हो कि सरकार मेरे खिलाफ है, सरकार मेरे पीछे है? चाहे वो वाजपेयी जी हो गए, और वॉइस ऑफ वॉइसलेस क्यों बन जाते हैं फिर? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ही मुद्दे पे तो ये बोलते हैं, और ज्यादातर मुद्दे जिस पे बोलना चाहिए वहां तो इनका कास्ट नजर आता है। अब आप कास्ट वाले एक बात रवीश कुमार के बारे में ये अक्सर बोलते हैं, बहुत मासूमियत से बोलते हैं कि मैं मोदी का विरोध कहाँ करता हूँ, मैं तो मोदी से सिर्फ सवाल करता हूँ। ये सवाल तो सर हम भी करते हैं। ये सवाल कितना मासूमियत भरा लगता है और कितना चालाकी भरा लगता है आपको? ये तो चालाकी भरा मामला है ना। आप अभी भी देख लीजिए, बहुत सारी स्टोरी है जो एनडीटीवी पर नहीं आती। एनडीटीवी आप देखिए, इनके प्रोग्राम और एनडीटीवी के बाकी प्रोग्राम का आप एनालिसिस कीजिएगा तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। अब बहुजनों के सवाल पे अगर आप देखिएगा उनकी ये स्टोरी, तो किस तरह की ये स्टोरी होती है, इनडायरेक्ट आपको टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात यह है कि जहाँ कास्ट वाले वायलेंस की बात आती है ना, यहाँ ये लोग शांत हो जाते हैं, यहाँ ये बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कास्ट वाले वायलेंस में इनके स्वजाति के लोग शामिल होते हैं। और मीडिया का सवाल, तो मीडिया का एक तरफा एजेंडा आज से शुरू नहीं हुआ है। जब जनसंघ की सरकार बनी थी और उस समय गिने चुने मीडिया थे, प्रिंट पत्रकारिता थी और दूरदर्शन थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय के जिम्मा मिला था, उन्होंने वहीं से एक विचारधारा के लोगों को डालना शुरू किया। शायद ये 1977 की घटना है जब जनसंघ की सरकार बनी थी। जी हाँ, जी। उसी समय उन्होंने एक विचारधारा के लोगों को मीडिया में डालना शुरू किया। और सोचिए कि 1977 से ये मीडिया बहुजनों का शोषण करते आई है। अब ये 2014 के बाद से इन्हें एक बल मिला, एक ताकत मिला कि एक इनके सम्राट प्रधानमंत्री बन गए, तो अब ये सामने से वार करने लगे। लेकिन उससे पहले भी तो वार किए जाते थे, लेकिन पीठ पीछे किया जाता था, अब खुल के किया जाता है। फर्क तो कोई नहीं है। तो मैम ने जो स्टेप लिया है वो तो सही स्टेप है, क्योंकि आने वाले दौर में अब ऐसे ही मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया ही देखी जाएगी, सुनी जाएगी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसे ही जगहों पे होती है। बड़े अखबारों और टीवी चैनलों में तो ऐसी कमरों में बैठ के एजेंडा सेट किया जाता है, 4 लोगों को डिबेट में बुला के और वहां पे डिबेट किया जाता है। ग्राउंड की स्टोरी तो किसी को पता होती नहीं है, चाहे आप हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करवा लो, मंदिर मस्जिद पे करवा लो, या बहुजनों के मुद्दे को दबवा दो।
नहीं, सद्दाम नहीं है। चर्चा का संचालन चर्चा। चलिए मनीषा जी, आपसे एक सवाल थोड़ा और मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो अभी नूरुल जी जो कह रहे थे उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ही कर रहे हैं कि चलिए ये लोगों के अपने एजेंडा हो सकता है, अपनी चालाकियां भी हो सकती है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर उनका जमीर अगर जाग रहा है। मैं इस पे एक बात बोलूंगा महेंद्र जी, मैं इस पे एक बात बोलूंगा बस। बोलिए। मैं अब जैसे मैंने जिनका नाम लिया था 2 साल पहले की एक घटना है, उनके भाई यहाँ बिहार में बहुत बड़े स्कैंडल में फंसे हुए थे। कितने लोग जानते हैं? ना जेल गए और ना मीडिया में खबर आई, ना इन्होंने ओपन लेटर भी लिखा, क्योंकि सगे भाई थे। ब्रजेश पांडे नाम है उनका और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी है, शायद आप जानते भी होंगे। मैं तो जानता हूँ, बस यही मैं बताना चाहता हूँ जी। हाँ, तो खैर मैं अब ये कह रहा था मनीषा जी कि अगर इनका एक तो ये हुए, 2-3 और भी लोग जो अब सरकार के विरोध में काफी मुखर दिख रहे हैं, तो अगर देर से ही सही यार इन लोगों का जमीर अगर जाग रहा है, ये सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो उसमें मतलब बुराई क्या है? इसका स्वागत क्यों ना किया जाए, या इसमें इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, अभी हाल ही का मेरे पास उदाहरण आता है, कल का ही उदाहरण आप देख लीजिए। जब मोदी जी और अपने जो केजरीवाल जी है उनका सद्दाम अगर है तो वो विंडोज 3 रखिए प्लीज। सद्दाम या परितोष, आप 3 विंडोज रखिए उसको। हाँ, तो कल की जो मीटिंग हो रही थी कोरोना काल में, पैंडेमिक के समय में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, और वहां पर दिखाया गया कि मिस्टर केजरीवाल हमारे पीएम साहब को सवाल कर रहे हैं, और मीडिया में कुछ इमीडिएटली फिर ये फैला गया कि केजरीवाल ने सवाल किया और बहुत उनको हीरो माना जा रहा है, और क्या सवाल किया, फलाना फलाना। तो मतलब ये जो है कि मिस्टर केजरीवाल को मिस्टर मोदी के खिलाफ दिखाना, या वो ही सवाल कर सकते हैं, और उन्होंने वाकई में उनको चैलेंज किया इस तरह का दिखाना। अब ये चीज जो है, यह तो समाज में इसी तरह की दुहारी चीज चलती है। वो नैरेटिव करते हैं, ये काउंटर नैरेटिव, लेकिन वो दायरा वही रहता है। जिस तरह से कि लिबरल मीडिया ने, अगर संघी मीडिया उसको मंदिर मस्जिद बनाता है, तो ये भी मंदिर मस्जिद के अंदर, वो कहेंगे मुसलमान खराब है, तो ये कहेंगे मुसलमान उतने खराब नहीं है, अच्छे हैं, मगर मुसलमानों की बात होगी। अगर ये बहुजनों को भी लेकर किन चीजों पे बात करते हैं, कौन से मुद्दे उठाते हैं? जब तक कास्ट वायलेंस ना हो तब तक ये उसके बारे में बात ही नहीं करते। कास्ट वायलेंस भी जब तक मतलब बहुत हिंसक वायलेंस ना हो तब तक उनके लिए वो मुद्दा होता ही नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो खास मेजर मुद्दे के ऊपर बहुजनों के बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बोल रहे हैं अभी। और वही मैं पुनः वहां पर वापस आती हूँ कि कल के इंटरव्यू को लेकर, उनकी जो मीटिंग को लेकर, यह मीडिया जो है, लिबरल मीडिया है, इन लोगों से हमने क्यों सवाल किया, इनके पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मीडिया के हाथ में सारे संसाधन होने के बावजूद, इनके पास में इन्फ्लुएंस होने के बावजूद, इनके पास में वो महिमा मंडन का ऑलरेडी हो चुका है, इसके बावजूद क्या उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में कोई भी सवाल उठाए पिछले 2 साल में या 1 साल में? कि गाँव में कितने पीएससीज काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स कितने हैं, सिलेंडर्स कितने हैं, क्या कितने हैं, इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं कही। उन्होंने मिस्टर केजरीवाल के भी सेंटर्स कितना काम कर रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है कि नहीं, इसके ऊपर भी कोरोना के टाइम में बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो ये मूलभूत चीजों में कभी भी नहीं जाते हैं, और ना ही आज के तारीख में भी उन्होंने मिस्टर केजरीवाल को ये सवाल किया कि आप आज मिस्टर मोदी को ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। तो इन्होंने जब समय हुआ तो अन्ना हजारे को बना दिया हीरो, जब समय आया तो केजरीवाल को बना दिया। तो ये जो हीरो, ये मीडिया का काम यही है कि पॉलिटिकल हीरोज को हमारे बहुजन समाज के सिर के ऊपर रखना, मुसलमानों के सिर के ऊपर रखना, और इनके पॉलिटिकल हीरोज इनके ही समाज से रहते हैं, उच्च वर्णीय सवर्ण समाज से रहते हैं, तो इनका इतना ही दायरे में काम है। दूसरी बात यह है कि इस लिबरल मीडिया ने अगर चाहता, कोरोना के बारे में अगर इनको इतनी चिंता होती थी, और आज की जो स्थिति जहां पर पहुंचे हैं, जहां पर ये लोग इनकी आंसू और टसुए बहा रहे हैं,
तो इन्होंने क्या मिस्टर केजरीवाल को उस वक्त सवाल नहीं करना चाहिए था कि आपने कुंभ मेला के खिलाफ जब वो कोरोना के टाइम में क्यों मनाया जा रहा है, इसके ऊपर आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तब उन्होंने केजरीवाल को और इन्होंने लिबरल मीडिया ने क्या सवाल नहीं करना चाहिए था कि दिवाली का जो जश्न मनाया गया, जब एक सीएम, स्टेट का सीएम, दिल्ली में आज हाहाकार मचा हुआ है, स्टेट का सीएम अगर दिवाली मनाता है और लॉकडाउन के वक्त में लोग उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि हाँ कोई तो बड़ी महामारी चल रही है, आपने लॉकडाउन भी हटा दिया और लोगों के सामने ऐसा आदर्श रखा, तो लोगों ने उसका क्या किया, तो उसके लिए आप कितने जिम्मेवार है? क्या लिबरल मीडिया ने केजरीवाल को ये सवाल किए कभी? ना, बिल्कुल भी नहीं किए। और मौका मिलने पे तुरंत उनको मोदी के खिलाफ दिखा दिया, जैसे कि वही ऑल्टरनेटिव है और मोदी की कोई ऑल्टरनेटिव है। तो वो मुझे तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है कि ये जो सारा था वो स्क्रिप्ट बनाया था, हो सकता है ना भी हो, लेकिन जिस तरह से है, इन लोग जिस तरह से खेल खेलते हैं तो ये इस तरह से होता है। बीबीसी का आप देखेंगे थोड़े दिन के पहले कोरोना की कोई भी न्यूज अगर दिखा रहे हैं तो वहां पर एक व्यक्ति जो कि मुस्लिम टोपी पहन के हुए हैं, जो नमाज के वक्त में पहनते हैं, या एक स्त्री जो नकाब पहन के है, उसको देख के कोरोना की न्यूज बता रहे हैं। तो ये इनका जो ये कम्युनल सांप्रदायिक और कास्टिस्ट जो कैरेक्टर है ये लगातार छलकता है। अभी तक तो मैं रिप्रेजेंटेशन और बोर्ड रूम में बहुजनों के वहां पर हिस्सेदारी की बात तक आई नहीं हूँ, और अगर उसको अगर हम लोग क्या कसौटी रखते हैं तब तो ये पूरी तरह से फेल है। तो इनके ऊपर तो सवाल उठने नहीं चाहिए, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। बिल्कुल सवाल उठना चाहिए था, केजरीवाल से सवाल उठना चाहिए था, नहीं उठा है। तो वो सवाल हम नूरुल हुदा जी से पूछ लेते हैं। नूरुल जी, केजरीवाल को आप जो अपना जी एक दो सवाल मनीषा जी ने उठाया कि केजरीवाल से सवाल पूछना चाहिए था, वो सवाल का उत्तर मैं आपके जरिए जानने की कोशिश करता हूं। आखिर केजरीवाल को ने कल जो बैठक में सारे मुख्यमंत्री बोले होंगे, सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी होंगी। केजरीवाल ने जिस तरीके से चोरी से ये अपना भाषण लाइव कर दिया, तो इससे क्या हासिल क्या हुआ आखिर इसको? किसको क्या हासिल हुआ? केजरीवाल को क्या हासिल हुआ? क्या जनता को हासिल हुआ? देखिए, जो कल केजरीवाल और पीएम के बीच जो नौटंकी हुई है ना, वो दरअसल गुजरात चुनाव और यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि एक मेरे मित्र है नवनीत चतुर्वेदी जी, उनकी अभी हाल फिलहाल में एक बुक आई है जियो पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने केजरीवाल को लेकर और मौजूदा केंद्र सरकार को लेकर बहुत सारे खुलासे किए हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई उसकी फंडिंग कहाँ से हुई, कौन लोग थे करवाने में। अब देखिएगा, उस बुक के जरिए उन्होंने बताया है कि रिलायंस का पैसा लगा था, संघ का पैसा लगा था, और एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दुनिया की नजर में अननोन हो, और उम्र दराज उसे लाके दिल्ली बैठा दिया गया, इससे आंदोलन करवा के उसे हीरो बनवाया गया। और इसके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। आप एक तरह से देखेंगे कि 2006 में नेटवर्क 18 के सारे चैनल रिलायंस ने टेक ओवर कर लिए थे, और ये बात कांग्रेस के कई सीनियर लीडर भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी जुबान नहीं खोला, और आम जनता को तो पता ही नहीं था कि 2006 में रिलायंस ने सारे चैनल टेक ओवर कर लिए हैं। 2014 के बाद से ये बातें खुली कि रिलायंस ने न्यूज 18 के सारे नेटवर्क टेक ओवर कर लिए हैं। आज रिलायंस के अधीन ही है सारे चैनल। और उसके बाद से वो जो स्क्रिप्ट तैयार थी अन्ना आंदोलन को, उसको प्रमोट किया गया, और प्रमोट करके वहां से केजरीवाल को उभारा गया। केजरीवाल के बारे में एक और बात बता दूं, केजरीवाल हो गए जियो पॉलिटिक्स के हवाले से। महाराष्ट्र में विवेकानंद फाउंडेशन है, जो शायद 2009 के आसपास कुछ रिटायर ब्यूरोक्रेटों ने बनाया था। इसमें एक बहुत बड़े हस्ती भी है, नाम तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, पब्लिक डोमेन में बुक में है उनका नाम। उन्हीं लोगों ने बनाया था, जिसमें केजरीवाल भी माथा टेक चुके हैं, और जो दिल्ली के गवर्नर है उन्होंने भी माथा टेका है, किरण बेदी ने भी माथा टेका है। तो एक तरह से देखा जाए कि जिन लोगों ने उस ऑफिस में माथा टेका वो इस वक्त कहीं ना कहीं सेट है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में या गवर्नर के रूप में। और कल जो नौटंकी किया गया ना यूपी और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी चाहती है या तो बीजेपी की सत्ता है, और बीजेपी की ना है तो फिर केजरीवाल की है, क्योंकि केजरीवाल भी उसी एजेंडे पे है जिसपे बीजेपी काम करती है और संघ जो चाहता है। यानी यहाँ भी बहुजनों को दबाया जाएगा, मुसलमानों को पीछे धकेला जाएगा, और वर्चस्व
संघ का चलेगा, इसलिए केजरीवाल को आगे किया जा रहा है। और मैम ने बताया मीडिया में बहुजन आवाज और स्पेस की, तो एक चीज मैं बता दूं कि ये लाल कृष्ण आडवाणी के समय से ही चल रहा है, 1977 से ही, कि जो बहुजन तबका होता है ना, वो सिर्फ वोट देना जाने, राजनीति करना उनका काम नहीं है। उन्हें पॉलिटिक्स में ही ये लोग नहीं लाना चाहते हैं। और हमारी भी जो आवाज उठाए कोई स्वर्ण तबका ही उठाए, ना कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। हमें भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है, आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। यही मानसिकता 1977 से चली आ रही है, जो अब खुल के दिख रही है सबको। तो इस पे भी हमें काम करना होगा, एक अच्छी टीम बनानी होगी, क्योंकि हमारे पास कमी रिसोर्स और बैकअप की है। क्योंकि कल को अगर हमारे ग्राउंड के जो रिपोर्टर हैं उन पे अगर कोई आँच आता है तो उनके साथ खड़ा होने के लिए भी तो चाहिए, वैसे दमदार लोग चाहिए जो उन्हें बचा सके। आप मनदीप पुनिया वाला घटना देख लीजिए, मनदीप पुनिया के साथ जो हुआ, अच्छे लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पे लिखा और प्रदर्शन तक किया। आप ये सोच लीजिए कि NIN का रिपोर्टर अगर सद्दाम के साथ ऐसा होता तो कितने लोग आवाज उठाते। NIN छोड़ के हम छोड़ के कितने लोग आवाज उठाते हैं। तो ऐसा आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो बहुजन की आवाज है उन्हें ही दबा दिया जाए, तो इस आवाज को और बुलंद करना होगा। और एक बड़ी बात ये भी है इसमें देखें कि जो आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनावों को लेकर ये सब कल की नोटिंग की गई है। और इसमें हैरानी की बात देखिए कि हमारे जो जागरूक लोग हैं, जो SC ST OBC के, वो सब कुछ जानते हुए भी, केजरीवाल की राजनीति को पूरी तरह समझते हुए भी, केजरीवाल की मतलब कड़ी निंदा करते हुए भी, जब असली मौका आता है, कोई उनकी नौटंकी होती है, तो उनके जाल में फंस जाते हैं। मतलब तमाम लोग लगातार ये कहने में अभी लगे हुए हैं कि नहीं, केजरीवाल ने किया, बहुत अच्छा किया, या ना उनकी रॉ में एकदम बह गए हैं और उसके पीछे खेल जो होता है वो नहीं समझ पाते हैं। आपने जियो पॉलिटिक्स की बात की, तो उसमें एक सवाल और भी उठता है। मनीषा जी, आप उसका अगर सवाल जवाब देना चाहें तो आप भी दे सकती हैं। जो अन्ना हजारे का आंदोलन था और जो उनके अन्ना के जो तमाम चेले चपाटे जो बन गए थे उस समय, अब उस और एक करके कोई भाजपा में, कोई किसी और दल में, कहीं ना कहीं तरीके से वो सारे सेट हो गए हैं कुल मिला के। और एक बड़ा तबका जो है जो अब अन्ना को बिल्कुल नादान और नासमझ और साबित करता है कि नहीं, अन्ना को तो बिल्कुल अकल थी नहीं, अन्ना का तो मिसयूज कर लिया, ये कर लिया, ये सब वो बातें कहते हैं, अन्ना की पूरी आलोचना करते हैं। लेकिन वही तबका केजरीवाल की आलोचना नहीं करता है। केजरीवाल की लोकप्रियता बराबर बनी हुई है। अगर अन्ना का दुरुपयोग किया गया, अन्ना का मिसयूज किया गया, तो वो तो केजरीवाल ने किया, लेकिन केजरीवाल की तारीफ लगातार होती रहती है। ये क्या खेल है? इसमें देखिए, शुरू से ये देश दो ही पार्टी को देखते आई है, ठीक है, बड़े लेवल पे, एक कांग्रेस को और दूसरा बीजेपी को। बाकी क्षेत्रीय पार्टी स्टेट में सीमित थी। लोगों को एक ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन मिल नहीं रहा था। केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ा, लोगों को एक उम्मीद जगी कि चलो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये कुछ ना कुछ जनता के लिए करेगी। और उसने स्टार्टिंग में तो वही किया, हर CM रहते हुए उसने धरना प्रदर्शन भी किया सेंट्रल के खिलाफ। आपको एक बात याद होगा कि जब केजरीवाल की पहली गवर्नमेंट बनी थी, उसने रिलायंस के खिलाफ FIR किया था। अब किया था या नहीं ये तो नहीं पता है, पेपर मैंने नहीं देखा, लेकिन मीडिया में मार्केटिंग बहुत हुई थी। और सोचने वाली बात है कि रिलायंस की मीडिया ने भी इसकी मार्केटिंग की थी, लेकिन आज उस पर चर्चा नहीं होती है। और आपने एक बोला कि बहुजन तबका भी केजरीवाल की तरफ घुमा हुआ है, उसकी वाहवाही करता है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारे बहुजन लीडरों में भी दिखती है, जो बहुजन तबका को समेट नहीं पा रहे हैं, उनसे दूरी बना चुके हैं। मानवर काशीराम ने जितनी मेहनत की, यूपी में एक पार्टी बनाई और बहुजनों के बीच अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मायावती जी आई, स्टार्टिंग में उन्होंने भी काम किया, लेकिन इन 10 सालों में मायावती जी को भी देख लीजिए, वो अपने ही तबके से कट गई। और रहा मुसलमानों की बात, तो मुसलमानों के पास आज भी ऑप्शन नहीं है। आजादी के बाद से
ये इरफान हबीब जो अलीगढ़ के हिस्ट्री के प्रोफेसर है, उन्होंने हंस के 2002 मैगजीन में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के पास कभी ऑप्शन रहा ही नहीं। उन्होंने पहले नेहरू को अपना लीडर माना, फिर इंदिरा गांधी को माना, मानवर काशीराम को माना, लालू प्रसाद यादव जी को माना, मुलायम सिंह यादव को माना। उसके बाद से वो आज भी अपना, इनके बाद से अपने लीडर को वो तलाश रहे, उनका कोई लीडर है ही नहीं। और एक और अहम बात मैं बता रहा हूँ, जामिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है रिजवान कैसर, बिहार भागलपुर के ही हैं। और आपको मैं बता दूं 89 के दंगों में उनकी फैमिली के सारे मेंबर मारे गए थे। वो इसलिए बच गए कि जेएनयू के स्टूडेंट थे, उस समय जेएनयू में वो थे, पढ़ाई कर रहे थे हॉस्टल में, तो इकलौते वो बच गए, नहीं तो बाकी उनके फैमिली के सारे मेंबरों को मार दिया गया था। उन्होंने भी 2002 के अंक में लिखा हुआ है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो जमा मस्जिद के पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमानों को रोक रहे थे। तो वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो मुस्लिम रुक गए, उनसे बोला कि आपको यहीं रहना है, इंडिया में, यही आपका मुल्क है। और जिन्होंने हामी भर दी कि हम इंडिया में रहेंगे, तो उनसे कुछ वादे किए गए। बोले कि आपको अपनी राजनीतिक संगठन नहीं बनाना है, और यहाँ के संविधान और इस देश पे आपको भरोसा रखना है, जो आज तक मुस्लिम कम्युनिटी करते आ रहा है। ये उस मैगजीन में लिखा हुआ है, 2002 का मैगजीन मेरे पास है, मैंने उस पे अभी अपना डिसर्टेशन भी लिखा है। तो आज तक उन्होंने अपना ना कोई लीडर बनाया और ना ही कोई अपना राजनीतिक संगठन बनाया। अब इसमें एक चीज और है, आप पॉलिटिक्स में देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का मैं जिक्र करूंगा। 2014 से पहले इंडिया में कितने लोग जानते थे, मीडिया भी नहीं उन्हें बुलाती थी, ना ही लोग जानते थे। लेकिन 2014 के बाद से क्या हो गया कि मीडिया उन्हें हर डिबेट में बुला कर बैठा देती है और पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है ना, ये तोड़ जोड़ वाली पॉलिटिक्स कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी वही पॉलिटिक्स करते हैं जो संघ चाहती है और बीजेपी, क्योंकि नफरत वाली पॉलिटिक्स इस देश का नुकसान करेगी आगे भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी मैम भी अपनी बात रखें। इस मामले में मैं सिर्फ इतना यही कहना चाहूंगी कि आज तक जितना भी देखा है, इस मीडिया का जो कहते हैं ना, हमारे अंग्रेजी में शब्द है हैंडमेड है, मतलब दाई का काम करती है। तो ये मीडिया जो है, लिबरल मीडिया खासकर, वह एक दाई का काम करके नए नए क्या हीरोज बनाती है टाइम पर। जब बहुत ही बहुजनों की तरफ से प्रेशर आ गया, तब फिर वो बहुजनों के बीच में से उठाकर किसी को बिठा देती है जो कि एकदम नया हो, जिसका कोई संगठनात्मक बैकग्राउंड ना हो, जिसकी कोई आइडियोलॉजी ना हो, जो जल्दी से कॉम्प्रोमाइज हो सके, कम पढ़े लिखा हो, उग्र हो, किसी भी हमारे जितने भी आइडियोलॉजिकल कल्चर है, उसमें बहुजन का कल्चर है, उसमें फिट ना बैठे ऐसे कोई, या फिर वो कम्युनिस्ट हो या इन्फ्लुएंस में, उनके इन्फ्लुएंस में हो, इस तरह के लोगों को बिठा देते हैं। अभी हाल ही में जो 50 दलित्स का इंडिया टुडे ने, आउटलुक ने जो निकाला है, कुछ सालों पहले इंडिया टुडे ने किया था, इन लोगों का यही काम है। अभी उनका कोई सरोकार नहीं है दरअसल। आप उनको रीमेकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया क्या कर, ये इंडिया, मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि ये 2014 से जितना भी दबाने की कोशिश की गई बहुजन समाज को, और उसमें से जो आवाजें उभर कर आई, उन लोगों को पॉप करना, एसिमुलेट करना उसका एक मकसद हो सकता है, और है भी। दूसरा यह है कि जो लोग ज्यादा मायने नहीं रखते, या जो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, ऐसा उनको संभावना लगती है, उन लोगों को वो लेते हैं। इंडिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट राजनीति में से निकलने वाले लोग नहीं चाहिए उनको, बहुजन राजनीति में से निकलने वाले लोग नहीं चाहिए। सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग और बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो बहुजन आइडियोलॉजी का पन्ना लालू प्रसाद यादव जी का क्यों ना हो, या फिर अम्बेडकरिज्म क्यों ना हो, या नॉर्थ में हो क्यों ना हो, या पेरियार का बहुजनवाद, द्रविड़वाद क्यों ना हो, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, ऐसे लोगों को वहां पर रखा हुआ है। जिग्नेश मेवानी, आप देखेंगे अभी जिग्नेश मेवानी के कहीं नामो निशान नहीं है। कितनी बड़ी तरह से उसको पॉपअप किया
गया था। और उसने आकर क्या किया, आकर 2-3 बारी तो उसने जंतर मंतर पे लगाए नारे और इधर उधर। और सबसे जिस वजह से भीमा कोरेगांव के इसमें कई लोग आज भी शेड्यूल कास्ट के अंदर बंद पड़े हुए हैं, उन लोगों की मीटिंग में जाके इसने वहां पर भाषण दिया, कोई रेलेवेंस नहीं है। उसके अलावा जब भी बोला है डॉक्टर आम्बेडकर के और बहुजन आइडियोलॉजी के खिलाफ बोला है। तो इनको इस तरह के लोग चाहिए हैं। इनका तो ये एक दाई का काम करते हैं बहुजनों के इसमें, अपने अपने सवर्ण समाज में से कोई हीरो लाकर इनके सिर पे बिठाना, या तो कोई इस तरह का बहुजन समाज के अंदर से कोई बिट्रेयर या ट्रेटर या दोगला टाइप का इंसान, कमजोर इस टाइप का, या फिर चंद्रशेखर रावण टाइप का, जो कि जिसका कोई बेस ही नहीं हो, कि जो कभी चमार को लेकर जो जरूरत पड़ी तो चमार बोल दिया, जरूरत पड़ी तो जो बहुजन बोल दिया, दलित बोल दिया, लोगों का किया, कभी तलवार उठा ली, कभी ये कर लिया। मतलब जो अनसर्टेनिटी में है, जिसका लीडरशिप कभी बैठ नहीं सकती, तो ये इस तरह के विचलित होने वाले लोग और स्थायी लोग नहीं चाहिए उनको। तो ये सोची समझे। और मुसलमानों के साथ भी वैसे ही कर रहे हैं। आपने सैयदुल निवासी जी की बात कही है, तो जो रियल वॉइसेस है, जो रिप्रेजेंटेटिव वॉइसेस है, उनको बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाती है। तो अभी मेरे ख्याल से बहुजन समाज ने इनके ऊपर डिपेंड करना और भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। और हमारे सामने चुनौती ये है कि हमारे लोगों के बीच के अंदर से इनके लिए जो भरोसा बन बैठा है, उसको कैसे डेमोलिश किया जाए, ये चुनौती हमारे सामने है। जी, तो इन्हीं सारी समस्याओं के हिसाब से और का समाधान जो है वो एकमात्र यही है कि हमारा अपना मीडिया हो, हमारे अपने एक नहीं कई मीडिया हाउस होने चाहिए, कई चैनल अपने होने चाहिए, पत्रिकाएं भी अपनी होनी चाहिए। और इस तरीके से जो एक्चुअली हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय था, फिर चर्चा काफी व्यापक होती गई कि मीडिया में डाइवर्सिटी क्यों और कितनी आवश्यक है। तो इन सारे अगर हम लोगों की इस चर्चा में देखा जाए तो इसका एक काफी विस्तृत और व्यापक जवाब मिलता है कि डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। ये जो आज के चैनल हैं, इनमें भी अगर सही तरीके से डाइवर्सिटी हो, जबकि मौजूदा हालत तो यह है कि कहने के लिए कह सकते हैं कि ये सवर्णों का इनमें प्रभुत्व है। उन सवर्णों में भी देखें तो करीब 80-90% तो केवल ब्राह्मण मात्र उसमें भरे पड़े हैं, और कुछ एक परसेंट 2-4-5% के अंदर में जो है वो बाकी सवर्ण आ जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब तो एक सिरे से गायब है, शेड्यूल कास्ट भी कहीं भी उस तरीके की पोजीशन में ऐसे नहीं है। ओबीसी में कुछ एक ऐसे लोग 2-4 नाम जरूर दिख जाते हैं जिन्होंने कभी सामाजिक न्याय के या सामाजिक भागीदारी के इस मुद्दे से अपने आप को कभी निजी रूप में जोड़ा हो, कभी पत्रकारिता के जरिए जोड़ के देखा हो। ऐसे लोग बिल्कुल कहीं से उसमें नहीं मिलेंगे। और यही आज की समय की मांग भी है, हमारी चर्चा का ये सारा एकदम निष्कर्ष भी है कि कोई भी क्षेत्र हो, हम जैसे हमने तो आज चूंकि मीडिया पे बैठे हैं और नेशनल इंडिया न्यूज के 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के मौके पर ये बात कर रहे हैं, तो हमने मीडिया पर फोकस किया है। बल्कि आप किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे आप हेल्थ के सेक्टर में देखें, चाहे आप मतलब वकीलों के उसमें देखें, चाहे न्यायपालिका में देखें, कहीं भी अगर एक ही तबका एकदम से हावी है, एक भी तबका पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो वहां पर सही काम नहीं हो सकता है। एम्स के अब स्थिति में थोड़ा सा कुछ बदलाव, क्योंकि कुछ SC/ST और OBC के कुछ डॉक्टर्स थोड़े बहुत होने लगे हैं, तो थोड़ा सा बदलाव आया है। इसके पहले सारे के सारे सवर्णी भरे रहते हैं, अभी भी उनका ही वर्चस्व है। और कभी भी ये जब हड़ताल कर देते हैं आरक्षण के मुद्दे पर किसी पर, तो खबर बनती है कि एम्स में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। अगर वैरायटी हो, विविधता हो, डाइवर्सिटी हो, तो हेडलाइन कम से कम हेडलाइन में इतना संशोधन तो जरूर हो सकता है कि भाई सवर्ण डॉक्टरों ने हड़ताल की या आरक्षण विरोधी डॉक्टरों ने हड़ताल की। लेकिन ये अपने आप को उस तरीके से समेट देते हैं। और ये सारी इनकी जो मोनोपोली चल रही है, मीडिया का जो इतना पतन हो रहा है, आज इन लोगों को एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी छवि भी कितनी खराब होती जा रही है। आने वाले समय में कितने ज्यादा ये असुरक्षित होते जा रहे हैं। और कभी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और ज्यादा गिरावट आई, तब ये लोग कितने ज्यादा असुरक्षित होंगे, इसका इनको अभी आभास नहीं है। अभी इनको एक छद्म लोकप्रियता के दौर में अभी अपने आप को मग्न पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में पत्रकारिता का कितना नुकसान हो रहा है, इनका भी इनको आभास होना चाहिए। और ये पत्रकारिता का स्तर तभी बनेगा जब
पूरी तरीके से डाइवर्सिटी होगी और डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप सभी ने चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका सबका। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।